गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज का सेशन आप सबको पता है कि हमारा स्टेम सेल के ऊपर है। जैसे कि सबको पता है कि स्टेम सेल के ऊपर भी काफी लोगों को थोड़ी कम जानकारी है। कई लोगों को पता है खाली ह्यूमन सेल है, एनिमल सेल है, पर एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो हमारे सामने है वो है प्लांट डिराइव्ड स्टेम सेल, जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं। सुमीर सर आज हमारे साथ हैं, जो कि ऑलमोस्ट 10 साल से इसी थेरेपी पर काम कर रहे हैं और बहुत वंडरफुल रिजल्ट्स है। तो हम चाहते हैं कि हर एक इंसान तक इसके बारे में डिटेल जाए, क्या टेक्नोलॉजी है, क्या चीजों का इस्तेमाल किया गया है, क्या इंग्रेडिएंट्स है, कौन से पेशेंट्स ठीक हुए हैं, वो सारा का सारा डिटेल आज सुमेर सर हमको देने वाले हैं। तो और समय ना लें, क्योंकि ऑलरेडी 5 मिनट हमारा चला गया है। मैं इनवाइट करूंगी सुमेर सर को कि वो हमको एसेंस केयर का प्लांट डिराइव स्टेम सेल जो है उसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी दे, ताकि हमको बेनिफिट हो और हम हमारे पेशेंट को बहुत अच्छे से उनको एक इलाज और उनको मेडिसिन प्रोवाइड कर सकें। ओवर टू यू सर। वेलकम सर, और हमें गाइड करिए कि किस तरीके से ये थेरेपी काम करती है। वेलकम सर। थैंक यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरी आवाज कंप्लीट आ रही है? 100% सर, 100%। और फेस दिख रहा है? हाँ सर, हाँ सर। ओके ओके, थैंक यू। तो आप सभी का यहाँ पर जो है कि जूम मीटिंग या सेशन में मेरी तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। मैं राजपूत सुमेर सिंह वडोदरा गुजरात से हूँ और स्टेम सेल एक्सपर्ट हूँ। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं सर, उसको कहते हैं स्टेम सेल थेरापी, यानी कि प्लांट बेस्ड स्टेम सेल थेरापी। तो समझने की जरूरत पहले से ही है सर कि मैंने एक शब्द का उपयोग किया है और वो शब्द ये है कि प्लांट बेस्ड स्टेम सेल थेरापी। तो कहते हैं कि सर कि जिस चीज के पीछे थेरापी शब्द जुड़ जाता है, इसका मतलब ये है कि ये भी एक थेरापी है। जिस प्रकार ऑलरेडी बहुत सारी मार्केट में थेरापी अवेलेबल है, एज लाइक एलोपैथी है, फिजियोथेरापी है, नेचुरोपैथी है, होम्योपैथी है, आयुर्वेदा है, ऐसे बहुत सारी थेरापीज है सर। ऐसे ही स्टेम सेल थेरापी भी साइंस की एक नई खोज है। और थेरापी शब्द का उपयोग जहां होता है तो हमें समझ लेना चाहिए सर कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा सिस्टम होता है। इसके पीछे बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं सर। इसके पीछे बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं और वो सारी चीजों में जब ये खरा उतरता है, उसके बावजूद ही उसको थेरापी का नाम दिया जाता है। इसलिए आज हम जिस चीज के बारे में जानना चाहेंगे या जानेंगे उसको कहते हैं स्टेम सेल थेरापी, यानी कि प्लांट बेस्ड स्टेम सेल थेरापी। तो सर मैंने एक शब्द का नाम लिया है, स्टेम सेल। तो सेल क्या होता है, कितना प्रकार का होता है, उसके बारे में हम सब जानते हैं, जानेंगे सर। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि देखिए हमें ये थेरापी की जरूरत कहां पड़ती है या क्यों पड़ेगी या क्यों पड़ रही है। इसकी वजह यह है सर कि जब हम बीमार होते हैं, कहते हैं ना कोई व्यक्ति जब बीमार होता है तो वो दो कारणों से बीमार होता है सर। पहला, बाहरी कारणों की वजह से, यानी कि किसी को मच्छर ने काट लिया तो मलेरिया हो जाएगा, दूसरे प्रकार ने मच्छर ने काटा तो डेंगू हो सकता है, चिकनगुनिया हो सकता है। फिर जैसे मौसम चेंज हुआ तो वायरल इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, प्रोटोजोल इन्फेक्शन हो गया, फंगल इन्फेक्शन हो गया, किसी को जॉइंटिस हो गया, किसी को ट्यूमर यानी कि ट्यूबरकुलोसिस हो गया, किसी को एटलीस्ट कोरोना हो गया। ये सारी चीजें बाहरी कारणों की वजह से आती है सर। और इनसे जब हम बीमार पड़ते हैं तो जब हम हॉस्पिटल जाते हैं या किसी दवाखाने जाएंगे तो 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 15 दिन, 20 दिन, एटलीस्ट टीबी है तो 6 महीने का कोर्स लेके हम लोग एकदम से क्योर हो जाते हैं सर। तो ये इसको कहा जाता है सर एक्सटर्नल एक्वायर्ड डिजीज। दूसरे प्रकार की जो डिजीज होती है वो अंदर से पैदा होती है सर। और अंदर से पैदा हुई एक भी डिजीज कभी भी मिटाई नहीं जा सकती सर। उसको सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है, क्योर नहीं किया जा सकता। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि आपको जो है कि किडनी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ गया है। मान लीजिए कि आपको जो है कि यूरिन टाइम से नहीं लग रहा है, या फिर आपको डायलिसिस करवाने की जरूरत पड़ गई है, पेट में बहुत दुख रहा है, चक्कर आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वगैरह वगैरह। तो फिर आप जब दवा खाने जाएंगे तो आपका जो है कि एक बार टेस्ट किया जाएगा सर, और टेस्ट में ऐसा पता चला कि आपका सीरम क्रिएटिनाइन जो है कि बिल्कुल
बढ़ गया है सर, और आपका जीएफआर रेट बिल्कुल घट गया है या घटने आया है सर। तो डॉक्टर आपको ये बोलेंगे सर आपको किडनी की प्रॉब्लम है, तो आप एक सवाल करेंगे सर कि ठीक है आप मुझे दवा लिख दीजिए। अब वो आपको दवा लिख देगा सर। उन्होंने जो दवा लिख के दी है, आप पूछेंगे सर मुझे लेना कब तक है, तो सर अभी तो इसको आपको जीवन भर लेना पड़ेगा और इससे ही काम नहीं चलेगा। थोड़े दिन बाद में डायलिसिस भी करवाना पड़ेगा, थोड़े दिन बाद में और भी कुछ। इसी प्रकार डायबिटीज के साथ होता है, इसी प्रकार हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, इसी प्रकार न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। जैसे कि मैं आपको एक और बताऊं सर, जिसको कहते हैं एपिलेप्सी, मुर्गी मिर्गी कहा जाता है। एपिलेप्सी यानी कि जिसमें चक्कर आ गए, एक बार व्यक्ति को चक्कर आया और गिर गया, मुंह में से झाग निकलने लगे, दवा खाने लगे, डॉक्टर ने तपास करके पता लगाया कि आपको एपिलेप्सी हो चुकी है, तो उसकी भी दवा आती है कुछ। तो कब तक लेनी है कि अब जीवन भर लेनी है सर। ऐसे ही जो है कि पैरालिसिस है। तो कहने का मतलब कि अंदर से पैदा हुए जितने भी रोग है वो कभी भी मिटाए नहीं जा सकते सर। उसको सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है, क्योर कभी नहीं किया जा सकता। तो सर यहां पर सवाल ये आता है कि बाहर से आने वाले रोगों को या डिजीज को मिटाई जा सकती है, तो अंदर से पैदा होने वाले रोग आखिर मिटते क्यों नहीं? तो इसके पीछे जो है कि एक साधारण सी वजह है सर। क्योंकि जितने भी डिजीज अंदर से पैदा होते हैं वो एक्चुअली डिजीज होते ही नहीं है। आप बोलेंगे सर कैसे नहीं होगा, बीपी क्या रोग नहीं है? डायबिटीज क्या रोग नहीं है? किसी को पैरालिसिस हो गया है तो क्या रोग नहीं है? आप अपनी जगह पर ठीक हो सकते हैं सर, लेकिन एक्चुअली वो रोग नहीं है सर। उसको आप कह सकते हैं ऑर्गेनल डिसऑर्डर। आपको बीपी आया है, दैट मीन्स आपका सर्कुलेटरी सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा है, यानी कि ये सर्कुलेटरी सिस्टम का डिसऑर्डर है। अगर आपको डायलिसिस पे जाना पड़ रहा है, दैट मीन्स आपकी किडनी काम नहीं कर रही है, तो ये किडनी का डिसऑर्डर है। अगर आपको डायबिटीज आ गया है, तो दैट मीन्स आपका पेन क्रियाज काम नहीं कर रहा सही तरीके से, और इसलिए वो उससे संबंधित जो है कि डिसऑर्डर्स आएंगे, उससे संबंधित प्रॉब्लम है। तो ये रोग ही नहीं है एक्चुअली, समझिएगा सर कि ये डिजीज ही नहीं है, और अगर डिजीज होती तो मिटाई जा सकती। तो ये है ऑर्गेनल डिसऑर्डर। और डिसऑर्डर क्यों पैदा होते हैं? ये स्पेशलाइज सेल की वजह से पैदा होता है सर। अब आपके सामने एक और नया नाम आ गया, जैसे कि मैंने बोला स्पेशलाइज सेल। जो लोग पुराने बैठे हैं उनको तो ठीक है, लेकिन जो नए होंगे कि ये स्पेशलाइज सेल, ये क्या ये कौन सा नया नाम आ गया? तो सर मैंने सेल बोला है, सेल का मतलब होता है कोश। हमने पहली दूसरी पांचवी की किताब में ही पढ़ा होता है, कोष यानी कि सेल का मतलब है कोष। तो हमारी बॉडी जो बनी है, आपको पता है सर हमारी बॉडी की संरचना हुई कैसे है? हमारी बॉडी में जो सबसे माइक्रो में से माइक्रो चीज अगर कोई है तो वो क्या है? तो कहा जाता है सेल। और सेल इतना माइक्रो होता है कि आपकी एक बूंद ब्लड में करोड़ों से ज्यादा सेल हो सकते हैं। दैट मीन्स वो कितने माइक्रो हो सकते हैं। तो कहता है हमारी बॉडी में सबसे पहली चीज क्या है? सेल। सेल्स के बाद में क्या बनेंगे? मसल्स, फिर टिश्यूज, फिर ऑर्गन्स, फिर सिस्टम, और फिर बॉडी। यानी कि बेसमेंट में, यानी कि जो मूल में है वो क्या है? सेल। तो हमारी बॉडी में सेल कितने प्रकार के, अगर प्रकार गिनने जाए तो लमसम 220 से ज्यादा प्रकार के सेल हमारी बॉडी में पाए जाते हैं सर। लेकिन इतना सब न तो किसी को याद रहेगा और न ही बोलने का इतना टाइम किसी के पास है, इसलिए हम इन सेलों को जो है कि दो भाग में डिवाइड कर लेते हैं सर। हमारी बॉडी में मूलतः दो प्रकार के सेल पाए जाते हैं। पहले होते हैं, उनको कहते हैं नॉर्मल सेल या जनरल सेल, और हिंदी में कहते हैं जिसको साधारण सेल। साधारण सेल की खासियत क्या है? उसकी विशेषता यह है कि साधारण सेल हमारी बॉडी में पैर से लेके आपके सिर तक सभी जगह पाए जाते हैं। याद रखना दोस्त, आपको समझ में आ जाएगा तुरंत, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं समझ में आया कि स्टेम सेल होता क्या है, तब तक आप ये कभी नहीं समझ पाएंगे कि ये क्यों किसी अनक्योरेबल डिजीज को क्योर कर सकता है और इसका क्या मोड ऑफ एक्शन है। इसलिए इसको समझना जरूरी है। नॉर्मल सेल ऐसा सेल होता है जो आपकी बॉडी में सभी जगह पाया जाता है। और दूसरी उसकी विशेषता यह है कि ये नॉर्मल सेल हमारी बॉडी में हर रोज मिलियंस एंड ट्रिलियंस मरते हैं और वापिस भी पैदा हो जाते हैं सर। यानी कि याद रखना दोस्त, ये सेल मरते हैं और वापिस भी पैदा हो जाते हैं। दूसरे प्रकार के जो सेल है उनको कहा जाता है स्पेशलाइज सेल। जैसा कि उसका नाम है स्पेशलाइज यानी स्पेशल, विशेष विशेष प्रकार के सेल। विशेष प्रकार की खासियत, सेल की खासियत यह है कि वो बॉडी में हर जगह नहीं पाया जाता। डिफरेंट सर, जनरल हर जगह पाया जाता है, लेकिन ये सेल हर जगह नहीं पाया जाता। ये सेल आपके स्पेशली स्पेसिफिक किसी ऑर्गन में ही मिलता है। जैसे कि ब्रेन में जो स्पेशलाइज सेल पाया जाता है उसको कहते हैं न्यूरॉन सेल।
किडनी में जो स्पेशलाइज सेल पाया जाता है उसको कहते हैं नेफ्रॉन सेल। स्किन का जो स्पेशलाइज सेल डर्मेट सेल। कान का जो स्पेशलाइज सेल ओटिक सेल। आंख से रिलेटेड स्पेशलाइज सेल ऑप्टिक सेल। ऐसे ही यानी कि हमारे हर एक ऑर्गन के स्पेशलाइज सेल होते हैं सर। यानी कि ये सेल स्पेशली किसी ऑर्गन में ही पाए जाते हैं। पहली क्वालिटी इनकी ये होती है सर। दूसरी क्वालिटी है कि ये स्पेशलाइज सेल ये स्पेशली स्पेसिफिक किसी ऑर्गन के लिए ही काम करते हैं जी। यानी कि अगर हमारा ब्रेन का जो स्पेशलाइज सेल है उसको कहते हैं न्यूरॉन सेल, और इसीलिए ब्रेन का जो स्पेशलिस्ट होता है सर उसको भी न्यूरोलॉजिस्ट ही कहते हैं जी। तो सर न्यूरॉन का काम क्या है? न्यूरॉन जो है कि पूरी बॉडी को कंट्रोल करेगा, वो मैनेज करेगा पूरी बॉडी को। आपके मैसेज यानी कि सिग्नल का आदान प्रदान करता है, पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, सोचने का काम, विचार करने का काम, याद रखने का काम, ये वो तैयारी के सब वो उसका काम है। वो कभी भी हार्ट में आके, हार्ट का जो स्पेशलाइज सेल है वो कार्डियक सेल है सर, और इसीलिए हार्ट का जो स्पेशलिस्ट होता है सर उसको कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो कार्डियक सेल का काम है पंपिंग करना, वो हार्ट को पंप करेगा सर। तो न्यूरॉन सेल हार्ट में आके पंपिंग का काम कभी नहीं करेगा, और ऐसे ही कार्डियक सेल ब्रेन में जाके न्यूरॉन से संबंधित काम कभी नहीं करेगा सर। यानी कि वो स्पेशली स्पेसिफिक ऑर्गन में ही पाए जाते हैं और उसी ऑर्गन के लिए काम करते हैं। और तीसरी सबसे जबरदस्त चीज है सर, और वो ये है कि स्पेशलाइज सेल जो जीवन में एक बार डैमेज हो गए, डेड हो गए या डिस्ट्रॉय हो गए या फिर मर गए, तो वो दोबारा कभी 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 यानी कि नेवर एवर नेवर 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 नेवर, जितनी बार बोलूं उतनी बार कम है सर, वो फिर से कभी एक्टिवेट होते ही नहीं है, और न ही उनका रीबर्थ किया जा सकता है या फिर न ही उन्हें रीजनरेट किया जा सकता है सर। और इसीलिए इनसे संबंधित जितने भी डिजीज एक बार हमारी बॉडी में आ गए वो परमानेंट हो गया सर। फिर तो क्या है सर की सीधी बात है सर, हार्ट में एक बार प्रॉब्लम आ गई तो कार्डियक सेल डैमेज हो गया, तो अब जो डैमेज हो गया तो उससे संबंधित काम जितना भी है वो डिस्टर्ब होगा सर, सीधी सी बात है। हार्ट इतना मजबूत नहीं रहेगा, उसका हार्ट बीट कम होने लगेगा, पंपिंग में टाइम लगेगा, बीपी वाली प्रॉब्लम, यानी कि सारी दिक्कतें आना शुरू हो जाएगी सर, उससे रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी। अगर हार्ट की ये दिक्कत है, ऐसी ही किडनी की दिक्कत है सर। अब किडनी में न्यूरॉन सेल सॉरी नेफ्रॉन सेल जो है वो डैमेज हो गया तो वो दोबारा वापस से कुछ होगा ही नहीं, और वो डैमेज हो गया तो उससे संबंधित काम सारा का सारा जो है कि डिस्टर्ब होगा, और उसे रिपेयर भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि रिपेयर तभी हो सकता है जब वो सेल दोबारा से बने या रिजेनरेट हो, तो वो तो होने वाला ही नहीं है सर। ये साइंस बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा सर। दुनिया की सारी बेतियां यही बोल रही है कि भाई सारी थेरापीज यही बोल रही है कि भाई ये एक बार डेड हो गया तो इसलिए इनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो हमेशा के लिए रहेगा सर। अब इसको मिटाना है तो क्या कर सकते हैं सर? मैं आज फिर ब्रेन की बात लूंगा सर। न्यूरॉन सेल डैमेज हो गया, और न्यूरॉन सेल डैमेज होने के बहुत सारे कारण है सर। कभी शॉक लग जाना, बीपीआई हो जाना, कोई गलत से एक सूचना ये सुन लेना, वगैरह वगैरह बहुत सारे हैं। जो है कि सतत जो है कि डिप्रेशन में रहना वगैरह वगैरह, उन सारी चीजों से जो मान लीजिए कि एक बंदे को न्यूरॉन सेल डैमेज हो गया, न्यूरॉन सेल डैमेज होते ही सबसे पहली प्रॉब्लम उसको आएगी, बंदा हो सकता है कोमा में चला जाए, और कोमा में नहीं गया तो पैरालिसिस में चला जाए जी। अब वो चला गया पैरालिसिस में, या हो सकता है मेमोरी पावर लॉस हो गया, अल्जाइमर हो गया जी। ऐसे कई सारे ब्रेन से रिलेटेड, तो उससे निकालने का तरीका क्या है सर? क्योंकि अब उससे तो वो बंदा निकलेगा ही नहीं, क्योंकि जब तक न्यूरॉन सेल वापस नहीं बनते तब तक उससे संबंधित काम सही तरीके से होगा नहीं। तो हमारे पास एक ही का तरीका है कि उसको कंट्रोल किया जा सके, यानी पीछे जो बचे हैं उनको वो और डेड ना हो जाए, उसके ऊपर खास ध्यान दिया जाता है। या फिर जो है कि हम इस ब्रेन को ही चेंज कर ले, उसको कहते हैं ट्रांसप्लांट सर। यही काम किडनी के साथ होता है, यही पेनक्रियाज के साथ होता है, यही लीवर के साथ होता है, यही हार्ट के साथ होता है, हर किसी ऑर्गन के साथ। या तो हम उसे बदली कर ले, बदली करने को मेडिसिन की भाषा में ट्रांसप्लांट कहते हैं, यानी कि दूसरे कोई देने वाला हो तो लेके नया डाल दे तो उससे संबंधित काम शुरू हो जाएगा, तो हम क्योर हो सकते हैं। या फिर जो सेल मर गए हैं उन्हें अगर दोबारा से हम एक्टिव करें तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ सकता है, अदरवाइज नहीं आएगा सर। अब यहां पर साइंस तो कह रहा है कि यहां पर ये एक्टिव हो ही नहीं सकता। तो सर एक वर्ग ऐसा है जिनका दिमाग जहां एक नॉर्मल व्यक्ति सोचने का बंद करता है उससे आगे चलता है, जिनकी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल शब्द कभी होता ही नहीं है सर। उसको कहा जाता है साइंटिस्ट। पागल होते हैं सर, जो लोग बोलते हैं ये नहीं होगा तो नहीं ये होगा, बस एक बार सोच लिया होगा तो कैसे होगा पता लगा ही लेंगे जी।
तो यहां पर भी यही बात है कि अगर किसी बंदे को किडनी में प्रॉब्लम आई है तो ड्यू टू मतलब कि हाँ ड्यू टू नेफ्रॉन सेल डैमेज, या नेफ्रॉन सेल डैमेज हुआ इसलिए आई है, तो नेफ्रॉन सेल को हम नया बना दे या नए पैदा वापस हो जाए तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ सकता है सर, बाकी नहीं। या फिर हम किडनी ट्रांसप्लांट करें, तो ट्रांसप्लांट संभव तब होता है सर जब हमें कोई देने वाला हो, पहली बात तो। और देने वाले भी बहुत बैठे हैं तो जरूरी नहीं कि उसका मैच कर ही ले। और अगर ट्रांसप्लांट करा भी दिया तो जरूरी नहीं कि वो परमानेंट है सर, 2 4 6 साल के पहले तो वो सेट होगा कि नहीं यही देखना पड़ेगा। और सेट अगर हो भी गया तो 5 6 साल बाद फिर से नंबर आता है, क्योंकि आपकी किडनी जो है कि फेल हुई क्यों है। हो सकता है आपको डायबिटीज और डायबिटीज की वजह से हुई, तो जब तक डायबिटीज का सॉल्यूशन नहीं आएगा तो वो नई वाली किडनी भी फेल होगी। यानी कि ट्रांसप्लांट भी कोई पक्का उपाय नहीं है सर, और बहुत ही ज्यादा यानी कॉस्ट ऑफ थेरापी खूब तगड़ी है सर उसकी। तो यहां पर सवाल ये आता है, तो क्यों ना हम नेफ्रॉन सेल ही वापिस से जो है कि अपनी बॉडी में बना ले, यानी कि हमारी ही किडनी वापिस पहले जैसी नहीं हो जाए, या हमारा ही ब्रेन पहले जैसा हो जाए, या हमारा ही लीवर पहले जैसा हो जाए। तो कि इसके लिए स्पेशलाइज सेल पैदा करने पड़ेंगे, तो कि स्पेशलाइज सेलों की वजह से ये हुआ है। तो पता ये लगाना चाहिए कि आखिर ये स्पेशलाइज सेल बनते कैसे हैं, और इसको जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा सर, क्योंकि इस पे देखा गया कि ये स्पेशलाइज सेल, एक बंदे को किडनी में प्रॉब्लम आया है तो नेफ्रॉन सेल की वजह से आया है। तो नेफ्रॉन सेल कोई बंदा लेके पैदा हुआ कि पैदा होने के बाद किसी ने इंजेक्ट कर दिया, तो कि नहीं लेके पैदा हुआ। तो इसके ऊपर रिसर्च किया गया कि आखिर आप और हम बने कैसे, अगर ये पता चले तो स्पेशलाइज सेल कैसे बनता है उसके बारे में सोचा जा सकता है सर। तो आप और हम यहाँ पर जितने भी बैठे हैं मेरे दोस्त, सोचिएगा कि आप पर हम हमारी रचना हुई कैसे। कहता है कि एक स्त्री बीज और पुरुष बीज यानी कि स्पर्म और ओवा, ये दो का जब फ्यूजन होता है तो स्त्री गर्भ में पहला सेल जन्म लेता है और उसका नाम है जाइगोट। जाइगोट इतना माइक्रो होता है कि उसको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी सर। तो आप और हम आज कोई 5 फुट या 6 फुट का बंदा यहां पर बैठा है या बंदी यहां पर बैठी है, तो एक दिन अपने मां के गर्भ में आप और हम जो है कि एक जाइगोट के रूप में ही थे सर। तो अगर जाइगोट था तो सोचने में ही आया, देखने देखिए सेल की प्रकृति क्या होती है, उसकी विशेषता क्या है। वो अपने आप को मल्टीपल करता है और अपने आप को डिवाइडेशन करता है। मल्टीपल जैसे 1 का 10, 10 के 100, 100 के 1000, 1000 के लाख, करोड़, ऐसे। तो ऐसे ही वो जो जाइगोट था उसने अपने आप को मल्टीपल करना शुरू किया, 1 में से 10, 10 में से 100, 1000, ऐसे करते करते स्त्री गर्भ में एक सेल का गोला बन गया। अब जब सेल का गोला बन गया और 9 महीने के बाद जब डिलीवरी आई, तो आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी स्त्री के गर्भ से कोई सेल का गोला बाहर आया हो, नहीं सर। तो क्या आया, एक बढ़िया सा सुंदर सा बच्चा आता है सर, 100% ऑर्गेन के साथ, जिसके बाद इसके ब्रेन भी है, आंख है, कान है, नाक है, सब कुछ है, सब सब कुछ 100% ऑर्गन के साथ एकदम से बढ़िया सा ब्यूटीफुल चाइल्ड बाहर आता है सर। तो रिसर्च का विषय ऐसा ही था सर कि वो सेल का गोला तो था, उसमें ऐसा तो क्या हुआ कि उसमें से हाथ बन गया, आंख बन गया, कान बन गई, नाक बन गया, लंग्स बन गए, लिवर बन गया, हार्ट बन गया, स्किन बन गई। तो सर रिसर्च में यह पता चला, थोड़ा गौर से सुनना सर, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। रिसर्च में यह पता चला कि वो सेल के गोले में कुछ सेल, सभी नहीं सर, 200-500 सेल, ऐसे सेल थे जिन्हें मदर सेल कहा जाता है, एक्चुअली जिनको मदर सेल कहा जाता है, कि ऐसे मदर सेल जो अपने आप को स्पेशलाइज सेल में कन्वर्ट कर सकने की क्षमता रखते हैं, उसी सेल को स्टेम सेल कहा जाता है सर। वही सेल स्टेम सेल या फिर मदर सेल कहा जाता है। वो गोले में से एक सेल ने अपने आप को न्यूरॉन में कन्वर्ट किया, उसने ब्रेन बनाना चालू कर दिया, क्योंकि उसका तो काम ही ब्रेन बनाना है। एक ने कार्डियक में कन्वर्ट किया तो हार्ट बनाना शुरू हो गया, एक ने अपने आप को ओटिक में किया, उसने कान का सिस्टम तैयार कर दिया, एक ने अपने आप को जो है कि डर्मेट का किया, उसने स्किन का सिस्टम रेडी कर दिया, एक ने अपने आप को हिपेटेटिक में किया, उसने लीवर का बनाना शुरू कर दिया। ऐसे करते करते हमारी बॉडी के जो है कि सारे के सारे ऑर्गन रेडी हो गए, यानी कि तैयार हो गए, और एक पूरा पुरुष या स्त्री बन गया सर। तो सर फिर कह रहा हूं कि हमारी मदर के यानी कि वो मदर सेल, माता के वो मदर सेल जो अपने आप को स्पेशलाइज्ड सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टेम सेल। तो हमें पता चल गया सर कि ये स्टेम सेल, यानी कि अभी हम ये समझ सकते हैं कि मुझे अगर किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम आई है, अगर नया न्यूरॉन बना है तो क्या चाहिए, स्टेम सेल। हार्ट रिलेटेड कोई डिसऑर्डर आया है तो नया हार्ट को वापस रिपेयर करना या बनाना है तो क्या चाहिए, स्टेम सेल। ब्रेन से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर आया है तो उसको वापस ठीक करना है तो क्या चाहिए, स्टेम सेल।
या फिर ट्रांसप्लांट, दो में से एक ही बात। तो स्टेम सेल लिख, तो अब हमें पता चल गया कि अगर हमारे पास स्टेम सेल हो तो सर हम किसी भी अनक्योरेबल डिजीज को जो है कि क्योर कर सकते हैं। ये मैंने आपको पूरा एक्शन बताया है सर उसका। तो अब शर्त आती है कि हम स्टेम सेल लाए कहां कहां से। पहले तो स्टेम सेल मिलता कहां है, सोर्सेज क्या है। तो देखिए सेल उसी में मिलते हैं जो जिंदा हो, पहली शर्त तो यानी कि लाइव हो। दूसरा, उसके पास एक से ज्यादा ऑर्गन हो और हर एक ऑर्गन का अलग अलग काम हो। ये तीन चीजें जिसके पास होती है उसके पास स्टेम सेल होगा। अब सबसे पहले तो हम खुद, यानी कि आप और हम बैठे, हम भी जिद्दे जिद्दे जागते एक व्यक्ति है, तो हमारे पास भी स्टेम सेल होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास भी लंग्स है, लीवर है, किडनी है, इंटेस्टाइन है, आंख है, कान है, नाक है, सब कुछ है। तो फिर हमारे पास भी स्टेम सेल होना चाहिए, क्योंकि स्टेम सेल नहीं होता तो हम बनते ही नहीं। बिल्कुल सर। तो इसको कहा जाता है सर ह्यूमन स्टेम सेल, ह्यूमन स्टेम सेल। लेकिन सर दुख की बात यह है कि आपके और मेरे पास स्टेम सेल है, ऑफकोर्स है सर। लेकिन सर होता यह है कि जब बच्चा पैदा होता है और पैदा होते ही बच्चे और मां के बीच में जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है सर, यानी जिसे नाड़ कहा जाता है, प्लेसेंटा भी कहते हैं उसको, तो उसको जैसे ही कट करते हैं ना सर, तो ऊपर वाला स्विच ऑफ कर लेता है सर। यानी कि देखिए, मदर सेल की जरूरत कब पड़ती है, जब नए ऑर्गन वापस बनाने हो। आपके दो आंखें बननी थी, बन गई। आपका कान बनना था, दो कान बन गए। आपके इंटेस्टाइन बनना था, बन गया सर। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम तैयार होना था, हो गया। आपकी किडनी थी, बन गई। अब किसी को भी चार आंखें की तो जरूरत होती नहीं है ना सर। इसलिए ऊपर वाले ने ये बॉडी को इस तरीके से तैयार किया है सर कि जिसका कोई पार नहीं पा सकता। बोलने में बहुत कुछ हो सकता है सर, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा सर कि बच्चा पैदा होते ही, नाड़ को कट करते ही, माता और बालक, चाइल्ड, दोनों के ही स्टेम सेल परमानेंटली डोरमेंट फॉर्म में चले जाते हैं सर। और ये डोरमेंट फॉर्म यानी सुषुप्त अवस्था, यानी है लेकिन इनएक्टिव है सर। एक्टिव नहीं है, वो कोई काम नहीं करेगा और वो कभी जगेगा भी नहीं। तो हमारे पास स्टेम सेल है, लेकिन वो कैसे है सर, इनएक्टिव। इसलिए इसीलिए तो सर इनएक्टिव है, इसीलिए तो किसी को किडनी की प्रॉब्लम आई, हार्ट की प्रॉब्लम आई, या फिर डायबिटीज को लेके पेनक्रियाज की प्रॉब्लम है, तो वो ऑटो रिपेयर इसलिए नहीं हो रही है कि स्टेम सेल हमारे इनएक्टिव है। तो वो तो काम के है नहीं सर। दूसरा कहां मिलता है सर, स्टेम सेल का सोर्स मिलता है सर हमारी ये स्किन में। ये स्किन के तीन लेयर होते हैं सर, एपिडर्मल, एंडोडर्मल और हाइपोडर्मल। जो हाइपोडर्मल बीच का एरिया होता है, उसमें एक्टिव स्टेम सेल होते हैं सर, ह्यूमन स्टेम सेल। कैसे, मैं आपको बताऊं। जैसे आपको कहीं पर घाव लग जाए या कट गया मान लीजिए, तो वो घाव वापिस ये जो है कि धीरे धीरे भर जाएगा, क्योंकि वहां पर स्टेम सेल कैसे एक्टिव है। अगर आपकी अंगुली को काट दिया जाए तो वापिस उगेगी नहीं, उगेगी जी। तो यहां पर एक्टिव स्टेम सेल है सर। कुछ लोग यहां से लेकर भी जो है कि दूसरे ऑर्गन में ट्रांसप्लांट कराते हैं सर, लेकिन सर इसके रिजल्ट जो है कि बहुत कम है, बहुत, इसकी कॉस्ट ऑफ थेरेपी बहुत ज्यादा है, और रिजल्ट जो है कि 10 से 20% भी नहीं है सर। लाखों रुपया खर्चा करके अगर 10% रिजल्ट की संभावना भी नहीं होती है, तो लोग जो है कि आजकल ये थेरेपी चालू है सर, बहुत सारे करवा भी रहे हैं, लेकिन उसके बहुत ज्यादा रिजल्ट नहीं है। और कहां मिलेगा ह्यूमन स्टेम सेल, आपके बॉन मेरो में सर। बॉन मेरो का काम क्या है, अगर जान रहे हैं तो बॉन मेरो का काम है हमारा ब्लड बनाना, यानी ब्लड का जो मैन्युफैक्चरिंग करता है वो बॉन मेरो है सर। और मैन्युफैक्चरिंग हमेशा चालू रहता है, इसलिए बॉन मेरो के पास भी एक्टिव जो है कि स्टेम सेल है। लेकिन सर वही यहां पर भी कि उसके भी रिजल्ट जो है कि 10 से 20% ही है, इससे ज्यादा नहीं है सर। और उसकी भी कॉस्ट ऑफ थेरापी खूब तगड़ी है सर। और तीसरे जो है कि लाइव स्टेम सेल, हमारा ह्यूमन स्टेम सेल कहां मिलता है सर। आजकल आपने देखा होगा कि जब बच्चा पैदा हो रहा है तो बच्चे और मां के बीच में जो नाड़, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी, वो नाड़ जो होती है उसको प्रिजर्व करने की बहुत सारी बैंक है जो है कि मार्केट में अवेलेबल है सर। जैसे कि हमारे यहाँ बड़ौदा में हिंदू ब्लड बैंक है, फिर रिलायंस वाला भी करता है, ऐसा बहुत सारी बैंकों ने जैसे ब्लड बैंक होता है ऐसे ही चालू किया है। इसको जो है कि वो प्लेसेंटा को -196 डिग्री टेम्परेचर के अंदर आप 25, 30, 40 सालों के लिए भी प्रिजर्व कर सकते हो सर, या करवा सकते हो। उसका रेंट हमें देना होता है, सालाना रेंट होता है, और रेंट कितना होता है, जैसी बैंक होगी वैसा रेंट होगा सर। उसके अंदर जो स्टेम सेल पाए जाते हैं सर, उनको एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल कहा जाता है। और एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं सर। 80 to 90% रिजल्ट उनके होते ही होते हैं, इसमें कोई सवाल नहीं है। अगर आपकी नाड़ प्रिजर्व करके रखी हुई है और आपकी किडनी काम नहीं कर रही है, या आपको डायबिटीज है पेनक्रियाज की वजह से, तो आप जो है कि अपनी नाड़ में से स्टेम सेल उस ऑर्गन के लिए जो है कि लेके कल्चर और कल्टीवेट करके और जेते ऑर्गन में इम्प्लांट करेंगे, तो आपका ऑर्गन 100% ठीक हो सकता है सर, क्योंकि उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि ये भी संभव नहीं है। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, क्या उन्होंने अपनी नाड़ को प्रिजर्व करके रखा है? नहीं रखा है सर, ऑफकोर्स नहीं रखा है। क्योंकि जब हम पैदा हुए थे तब ऐसा कोई सिस्टम था ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं था। और ऐसा कोई सिस्टम था भी तो हमारे यहाँ इंडिया में ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि -196 टेम्परेचर बहुत कम होता है सर।
-2 के ऊपर तो बर्फ जम जाती है, तो सोचिए -196 डिग्री, कितना तगड़ा वो होता होगा। तो ये उसका पूरा एक सिस्टम होता है सर, अभी अवेलेबल है, तो वो जो है कि हमारे पास है नहीं, तो हमारे पास तो ये दूसरी बात, अगर किसी के पास है भी है तो उसके भी थोड़े से ड्रॉबैक है सर, मैं बता देता हूं। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल सबसे पहले तो उसके डीएनए में ही काम लगेगा, दूसरे किसी को लगता नहीं, यानी कि यूनिवर्सल आप नहीं कह सकते जी। तीसरी बात, मान लीजिए किसी के कार्टिलेज खराब है दोनों पैरों के, तो आपने लेफ्ट कार्टिलेज में अगर उसको इंप्लांट करवाया है तो लेफ्ट ठीक होगा, राइट नहीं होगा सर, उसके लिए फिर से कराना पड़ेगा। और कॉस्ट ऑफ थेरापी ऐसी है सर कि 80,000 से लेके लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख रुपया महीना उसका, सॉरी सालाना उसका रेंट होता है। अगर कोई व्यक्ति 30 साल के लिए जो है उसको प्रिजर्व किया, भाई 30 साल में अगर किसी को कुछ हो जाए इनक्योरेबल डिजीज तो ये काम लगेगा, तो सोचिए सर 30-40 लाख रुपया तो उसको खाली रेंट ही लगता है। उसके बाद जो है कि उसको इम्प्लांट करने का खर्चा, जैसा सेंसिटिव ऑर्गन होता है उस हिसाब से होता है, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख, यहाँ तक कि करोड़ भी पहुंच सकता है सर। तो अगर वो आपके पास अवेलेबल है तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं सर। ये कहा जाता है ह्यूमन स्टेम सेल। चलो ये तो ठीक है सर, सबने जान लिया, लेकिन दूसरा सोर्सेज और क्या है? दूसरा है सर एनिमल। एनिमल भी जीवित है, उनके भी अलग अलग ऑर्गन है, और उनके पास भी ऑर्गन है, सबके अलग अलग काम है। लेकिन सर मैं आपको बता रहा हूं, हमारी बॉडी में एक सिस्टम है, उसको कहा जाता है रिजेक्शन रिजेक्शन सिस्टम। हम जब कोई भी चीज अपनी बॉडी में इंटेक करते हैं सर, तो जब बाहर से आई हुई चीज को ये ब्रेन ऑटोमेटिक तुरंत समझता है सर कि इसकी कहाँ जरूरत है, और ये मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर मैच नहीं कर रहा है तो तुरंत एक्शन में आएगा, और एक्शन में आते ही आपका रिजेक्शन सिस्टम को जो है कि एक्टिव करेगा, और जैसे ही रिजेक्शन सिस्टम एक्टिव हुआ वो आपकी बॉडी से थ्रो आउट कर देता है सर। माई मीन्स कि यानी मैच होना बहुत जरूरी है सर। और एनिमल स्टेम सेल के स्टेम सेल ह्यूमन बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती सर, क्योंकि उसका सेल्यूलर स्ट्रक्चर ही डिफरेंट है ह्यूमन स्ट्रक्चर से, इसलिए उसके ऊपर हम ज्यादा चर्चा में नहीं जाएंगे। तीसरा जो है सर लाइव यहाँ पर कौन है, और वो ये है कि इस दुनिया में तीसरा, देखिए इस दुनिया में 3 प्रकार की प्रकृति है। एक अंडे में से पैदा होता है, एक बच्चा पैदा होता है, और एक जड़ यानी अंड, पिंड और कोष यानी कि जड़। तो जड़ में कौन आ गया सर? ये जितने भी प्लांट, पेड़ पौधे, जितने भी पेड़ पौधे हैं सर, ये भी सब जीवित है, आप माने या नहीं माने, बाकी ये सब जीवित है। हमारे ही देश के साइंटिस्ट जगदीश चंद्र बोस ये सिद्ध करके गए हैं कि पेड़ों में भी जान होती है, और उनके भी अलग अलग ऑर्गन होते हैं, हर एक ऑर्गन का अलग अलग काम करे। लोग बोलते हैं सर ये पेड़ खड़ा है, इसके कहाँ ऑर्गन है? होते हैं ना सर, रूट होते हैं, स्टेम होता है, ब्रांचेज होती है, सब ब्रांचेज होती है, लीफ होता है, फ्लावर होता है, फ्रूट होता है, सीड होता है, और हर एक का काम अलग अलग है। जो फ्लावर का काम है वो उसका स्टेम का काम नहीं है, जो लीफ का काम है वो सीड का काम नहीं है, सबके काम अलग अलग है सर। तो उसके पास भी स्टेम सेल है। ये तो बात सही है कि स्टेम सेल तो है सर, लेकिन इस दुनिया में तो करोड़ों प्रजाति के जो है कि पेड़ पौधे आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसे कौन से पेड़ हैं इस पृथ्वी के ऊपर जो हूबहू एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल जैसा रिजल्ट दे सके, यानी कि जो माता और बच्चे में नाड़ होती है ना बीच में, उसका जैसा रिजल्ट दे सके, ये ढूंढने का काम, और जो यूनिवर्सल जो हो, और जो इंसान की बॉडी को मैच कर पाए, तो ये ढूंढने का काम किया है डॉक्टर फ्रेड जूली फ्रॉम स्विट्जरलैंड। मेबेल बायोकेमिस्ट्री जो वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट लैब मानी जाती है सर, उनको बहुत सारे दुनिया भर के अवार्ड मिले हैं। उन्होंने 28 साल तक रिसर्च करके ये पता लगा लिया कि इस पृथ्वी के ऊपर 2 पेड़ ऐसे हैं जिनके स्टेम सेल एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल की तरह ही जो है कि ह्यूमन बॉडी को काम लग सकते हैं। और वो पहला जो पेड़ है सर, उसका नाम है मेलस डोमेस्टिका। मेलस डोमेस्टिका आपने कभी नाम नहीं सुना होगा, कोई नया नाम लगता होगा। मेलस डोमेस्टिका क्या है सर? मेलस डोमेस्टिका एक प्रजाति है सर, जो ग्रीन एप्पल की प्रजाति मानी जाती है उसे, जो हरा सेब होता है सर, सफरजन, ग्रीन सफरजन जो होता है। तो अभी आपको पता चला तो आप समझ रहे होंगे सर कि ये तो हमारे इंडिया में भी बहुत बिल्कुल है सर। अगर आप कोलकाता में रह रहे हो, आप रायपुर में रह रहे हो, बिलासपुर में हो, जबलपुर में हो, या फिर बड़ौदे में हो, अहमदाबाद, जहां भी हो, सभी जगह मिलता ही है सर। कल से खाना शुरू कर दो तो दिक्कत मिट जाएगी। सही बात है सर, मिट जाएगी, लेकिन नहीं मिटेगी सर। इसकी वजह है कि मैंने मेलस डोमेस्टिका बोला है। मेलस डोमेस्टिका एक प्रजाति है ग्रीन एप्पल की, जैसे कि आम में प्रजाति होती है। आम में जैसे कि तोतापुरी, राजापुरी, हापुस, बादामी, ये वो केसर कैरी वगैरह अलग अलग की कितने ही प्रकार की होती है सर। और क्या आम में भी 1 लाख रुपए का एक पीस भी पाया जाता है, ऐसी भी प्रजाति होती है सर जी। तो ऐसे ये ग्रीन एप्पल की प्रजाति है जो सिर्फ और सिर्फ स्विट्जरलैंड में पाई जाती है सर। और इसकी बहुत रेयर पीसेज है, और इसकी खेती जो है अंडर गवर्नमेंट होती है सर। और मैं आपको बता दूं सर, आप गूगल के ऊपर सर्च मार के देख सकते हैं, मेबेल बायोकेमिस्ट्री का
जो स्विट्जरलैंड की इकोनॉमी है उसमें 25% से ज्यादा का भागीदारी है सर निबेल बायोकेमिस्ट्री का। तो सर की सोचिए कि ये बहुत ही जबरदस्त चीज है। तो हमारे और इसमें फर्क क्या है सर? फर्क सिर्फ इतना ही है कि हमारी एप्पल को, यानी कि यहाँ की एप्पल को काट के एक बार प्लेट में रखिएगा, विद इन 5 मिनट वो जो है कि ऑक्सीडेशन होना शुरू होगी, यानी कि रेड पड़ेगी या काली पड़ने लग जाएगी सर, उसके उसके ऊपर वातावरण का असर होना शुरू हो जाता है सर जी। जबकि आप मेलास डोमेस्टिका को काट के रखिए सर 1 वीक तक, तो वो एज इट इज ऐसी की ऐसी रहेगी। और अगर आपने उसको वापस जोड़ के रबर बैंड मार लिया ना सर, तो वापस जुड़ जाएगी, ऑटो रिजेन्युएट है सर, वापस पहले जैसी हो जाएगी। अगर आपने यहाँ के एप्पल को आप एक रूम में रख के उसको बंद करके चले जाओ, 1 महीने बाद आकर देखेगा तो आप देखेंगे सर कि वो सड़ गया होगा। लेकिन मेलास डोमेस्टिका को आप 6 महीने बाद आकर देखेंगे तो अब भी तोड़ के लाया ऐसी फ्रेश रहती है सर। तो ये मेलास डोमेस्टिका में से जो है कि डॉक्टर फ्रेड जूली ने स्टेम सेल जो डिराइव किए सर। और ऐसे ही दूसरा जो इंग्रेडिएंट है सर वो है सोलार वाइटिस। और सोलार वाइटिस यानी कि अंगूर की एक प्रजाति, काला अंगूर जो होता है सर, यानी काली द्राक्ष जो होती है, उसमें वो भी सोलार वाइटिस यानी वो भी प्रजाति सिर्फ और सिर्फ स्विट्जरलैंड में पाई जाती है, यहां नहीं मिलती सर। यहां नहीं मिलती, स्विट्जरलैंड के अंदर ही पाई जाती है। तो ये दो में से स्टेम सेल डिराइव किए डॉक्टर फ्रेड जूली ने, उनके बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स किए, और क्लिनिकल ट्रायल्स करने के बाद में इसको अमेरिकन पेटेंट मिला सर, दैट इज कॉल्ड फाइटोसैल्टेक। और उसको एफडीए सर्टिफाइड, यानी कि अमेरिका अमेरिका का जो एफडीए है सर, वहां से सर्टिफाइड करवाया गया। दैट मीन्स ये है कि सर देखिए, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि भूत निकालने से पलित, यानी कि साइड इफेक्ट तो नहीं होगा ना सर। तो सर अमेरिकन पेटेंटेड है और एफडीए सर्टिफाइड दोनों जो है कि इंग्रेडिएंट है सर। और ये एक्टिव जो है कि प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट इनमें से लेके लिया गया है सर। और ये स्टेम सेल के साथ में 15 इंग्रेडिएंट और मिलाए गए हैं सर। और 15 इंग्रेडिएंट इतने जबरदस्त है, 7 टाइप्स ऑफ बेरीज। और बेरीज आप जानते हैं सर हाईली एंटीऑक्सीडेंट होते हैं सर। फिर उसके साथ में जो है कि जैसे कि मैं आपको बताऊं, एस्टाजेंटिन हो गया सर। फिर जो है कि ये एलिवेरा ऑलिव ऑयल का एक्सट्रैक्ट हो गया सर। ऐसे ही मतलब कि 15 इंग्रेडिएंट और दूसरे उसके अंदर मिलाए गए, एक एक के ऊपर चर्चा करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो ये 17 इंग्रेडिएंट को मिला के, यानी कि इंग्रेडिएंट सारे के सारे डेवलप होते हैं स्विट्जरलैंड में, और यहाँ मलेशिया में उसको जो है कि पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके जो है कि इसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया गया सर। और वहां से ये इंडिया में आते हैं, और उसका जो थेरापी है सर, उस थेरापी का नाम है, ये इस प्रकार से जो है कि एक पैकेट में आती है, हमारे इंडिया में आती है, और इंडिया में आने के बाद हम सभी लोगों को मिलती है सर। एक्चुअली ये जो है कि पाउडर फॉर्म में है, इस प्रकार का पैकेट आता है, और इसके अंदर 15 सैचेट है सर। सैचेट यानी पड़ी की, जो छोटी छोटी पड़ी की 15 सैचेट है, 1.25 mg की है सर। इसको करना क्या होता है सर, दो तीन बातें हैं, इससे आगे लेते हैं। सबसे पहले तो भाई इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो सर मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये अमेरिकन पेटेंटेड है सर, और एफडीए सर्टिफाइड है। इतनी सेफ प्रोडक्ट है सर, इतनी सेफ प्रोडक्ट है कि आप किसी एक दिन के बच्चे को भी दे सकते हैं, किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को दिया जा सकता है, और किसी भी सेमेस्टर में दिया जा सकता है सर। और उसके बाद जो है कि किसी भी प्रकार का लैक्टेटिंग मदर हो उसका उसको दिया जा सकता है, किसी भी उम्र के व्यक्ति को दी जा सकती है। देयर इज नो साइड इफेक्ट, जीरो साइड इफेक्ट, फर्स्ट बात। दूसरी बात, ये कौन कौन सी डिजीज में काम लगेगी, तो इतना मैं जब बोलने जाऊंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। लेकिन इतना याद रखिए कि ये जो जितने भी इंटरनली एक्वायर्ड डिजीज है, यानी अंदर से पैदा होने वाले रोग, यानी कि किसी को कैंसर हो गया, किसी को डायलिसिस चल रहा है, किसी का लीवर फेल है, किसी का हार्ट काम नहीं कर रहा, किसी का ब्रेन डिसऑर्डर चालू हो गए, किसी को डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम है, लेडीज हो जेंट्स हो, किसी को जो है कि ऑस्टियोप्रोसिस जिसको कहा जाता है, उसके ऊपर तो हम बात करेंगे थोड़ी देर में। तो वो हो गया हो, यानी कि ऐसे जितने भी हो उन सब में हम जो है कि ये देते हैं सर। तो आप सवाल कर सकते हो, या आपको सवाल खड़ा होना चाहिए कि भाई ये ऐसा तो क्या है इसमें, या ऐसी तो इसमें क्या खास बात है कि जो है कि ये एक ही चीज, जिसको बच्चे नहीं हो रहे उसको भी यही दे रहे हैं, किसी को कैंसर है उसको भी यही दे रहे हैं, डायलिसिस वाले को भी ये दे रहे हैं, ये मल्टीपल वर्क कैसे कर सकती है? तो सर ये मल्टीपल वर्क ऐसे करेगी, इसका मोड ऑफ एक्शन ये है। सबसे पहले तो कोई भी थेरापी रिजल्ट आपको तब देगी सर जब वो आपकी बॉडी में इंटेक हो। और बॉडी में किसी भी चीज को इंटेक करने के दो चार तरीके हैं, या तो हम उसको खा सकते हैं, या पी सकते हैं, या चबा सकते हैं, या इंटरवीनियस इंजेक्शन के द्वारा ले सकते हैं सर। पांचवा ट्रैक एक और है सर, उसको कहते हैं सबलिंगुअल एप्लीकेशन। ये सबलिंगुअल है सर,
आपको क्या करना है कि इसको सुबह में उठ के हो सके तो भूखे पेट, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप खाने के बाद नहीं ले सकते, ले सकते हैं सर, लेकिन भूखे पेट लेने का सिर्फ एक ही खास रीजन है, ब्रश करने से पहले लेने का खास रीजन है कि अगर आप ब्रश करने से पहले अगर आपको ठीक लगता है तो ले लीजिएगा। क्योंकि हमारी जो सलाइवा होती है ना सर, रात भर की जो सलाइवा जमा होकर रहती है वो भी मेडिसिनल प्रॉपर्टी है सर, वो कैटालिस्ट होता है जी। तो उससे इसका रिजल्ट फास्ट देखने को आपको मिलेगा। सेकेंडली भूखे पेट इसलिए लेना अच्छा रहता है सर कि उस समय में हमारी बॉडी रिसेप्टिव मोड में होती है, यानी कि जब हम रिसेप्टिव मोड में होते हैं, बॉडी होती है तो जो है कि इसका जो है कि बहुत अच्छा एब्जॉर्ब, मतलब ये बहुत अच्छी तरीके से इसको एब्जॉर्ब करेंगे सर हमारे जितने भी ऑर्गन है। आप टंग के नीचे इसको जो है कि पाउडर को तोड़ के, हथेली में नहीं लेना है सर, ये पड़ी को तोड़ के उसको टंग के नीचे डाल देना है पाउडर को सर, विद इन 5 to 10 सेकेंड ये ऑटोमेटिक डिजोल्व हो जाएगा। और जीभ के नीचे क्यों? वो इसलिए कि जीभ के नीचे 1600 से ज्यादा ब्लड कैपिलरीज के ओपनिंग होते हैं सर, जो सीधे थैलेमस के साथ अटैच है, और यानी कि ब्रेन के साथ अटैच है सर। ब्रेन जो है कि पूरी बॉडी के साथ अटैच, यानी कि उसके साथ सारे ब्लड वेसल्स, यानी कि इतना समझ लीजिए सर, किसी चीज को अगर हम खाते हैं तो वो पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रोसेसिंग को गुजरने के बाद ब्लड में आता है, और ये डायरेक्ट इंजेक्ट है सर, ये सीधा ब्लड में जाएगा। अब ब्लड में गया तो हमारी बॉडी को पता है, ब्रेन को पता है कि इसकी कहां जरूरत है। देखिए कोई भी चीज बाहर से आती है, मैंने बताया ना आपका ये ब्रेन है वो मैनेजर है, उसको ये पता है कि जो बाहर से चीज आई है इसको कहां किसकी जरूरत है। किसी को हार्ट की तकलीफ है तो हार्ट जो है कि ऑटोमेटिक इसको एब्जॉर्ब करेगा, वही ब्लड आगे गया, किसी को किडनी में तकलीफ है तो किडनी उसको ऑटोमेटिक एब्जॉर्ब करेगी सर। ऐसे ही किसी को पेन क्रियाज प्रॉब्लम यानी कि डायबिटीज की तो पेन क्रियाज ऑटोमेटिक, सर ब्लड ये तो नहीं कहेगा कि मैं जो साथ में लेकर आया वो हार्ट को ही दूंगा, किडनी और आगे पेन क्रियाज को या इंटेस्टाइन को नहीं दूंगा, सबको सब जगह, क्योंकि ब्लड तो हर एक टिश्यूज हर एक सेल तक पहुंचता है ना सर। तो अकेला एक ऐसा थेरापी है सर जो मल्टीपल पर्पज के लिए आप दे सकते हो सर। तो ये मल्टीपल पर्पज के लिए जो है कि काम लगता है। अब कई लोगों का एक और सवाल आता है, मैं ही बता देता हूं, ये है कि सर ये प्लांट के स्टेम सेल है, लाइव स्टेम सेल है सर प्लांट के। दो सवाल है, पहला तो ये है कि ये सूखे पाउडर फॉर्म में है सर, तो लोग बोलेंगे अगर कोई लाइव जीवित है तो वो तो गीला होना चाहिए ना सर, सूखा कैसे जीवित हो सकता है सर। तो मैं आपको ये बता रहा हूं सर कि मान लीजिए आपके पास एक गेहूं का बीज हो या एक चने का बीज है, चने का बीज, चने को सब जानते हैं सर, चने का बीज है, उससे आप दाल भी बनाते हैं, उससे बेसन भी बनाते हैं, भजिया भी बना के खाते हैं, सेब पता नहीं क्या क्या बना के खाते हैं सर, है क्या नहीं, लेकिन उसको सूखा होता है तभी बन सकता है सर। तो यानी कि उसका आटा बना देते हैं, बेसन बना देते हैं और ये सब कर देते हैं, है ना सर। लेकिन वो वही सूखे चने को अगर आप जमीन में डालें, पानी डालेंगे तो क्या होगा सर, वो उग जाएगा जी। तो ये प्लांट की खास बात होती है सर कि वो ड्राई फॉर्म में होता है, लेकिन जैसे ही उसको माहौल मिलेगा वो तुरंत जो है कि एक्टिव हो जाता है, यानी कि अंकुरित हो जाता है। तो ये जो है कि इसलिए जो है कि पाउडर फॉर्म में है और ड्राई फॉर्म में है सर। तो ये इसकी खास बात है। दूसरी बात ये है कि ये तो प्लांट के स्टेम सेल है। ये अगर हम, जैसे कि हमें पता है कि स्टेम सेल हो तो ह्यूमन स्टेम सेल ह्यूमन के बॉडी यानी कि मानव के बॉडी बनाता है, यानी कि ऑर्गन तैयार करता है। तो ये तो प्लांट स्टेम सेल है, तो ये हमारे पेट में जाके पेड़ पौधे क्यों ना पैदा करे, हरे सफरजन का पेड़ क्यों ना तैयार करेगा। तो सर बात यह है कि मैंने आपको बताया था जब शुरुआत किया था कि हमारे पास ऑलरेडी स्टेम सेल है, लेकिन कैसे है वो स्टेम सेल, इनएक्टिव है सर, जो कभी एक्टिव नहीं होंगे, यानी कि डॉर्मेंट है। जैसे कि आपका मोबाइल फोन अगर डिस्चार्ज हो गया तो फिर वो जो है कि किसी काम का नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो खत्म हो गया है। अगर उसे चार्ज किया जाए तो वो फिर से एक्टिव हो जाएगा और पहले जैसे काम करेगा। तो ऐसे ही हमारे पास स्टेम सेल है लेकिन इनएक्टिव है। अब स्टेम सेल को एक्टिव करने के लिए स्टेम सेल ही चाहिए। कहते हैं लोहे को काटने के लिए लोहा चाहिए, ऐसे स्टेम सेल को अगर एक्टिव करना है तो स्टेम सेल ही चाहिए सर। तो इसको हम जैसे ही टंग के नीचे रखते हैं, ये थैलेमस में जाके ब्लड के थ्रू, मान लीजिए किसी के पास किडनी, तो किडनी के पास ऑलरेडी स्टेम सेल है, लेकिन कैसे है, डॉर्मेंट। वो हमारा जो डॉर्मेंट स्टेम सेल है उसको जाके उसमें डीएनए और न्यूक्लियस को ट्रांसफॉर्म करेगा सर। ये पूरा चैप्टर है, एपिजेनेटिक फैक्टर कहा जाता है इसको। थ्रू एपिजेनेटिक फैक्टर ये अपने स्टेम सेल को, ह्यूमन स्टेम सेल को एक्टिव करता है, और जैसे ही अपना स्टेम सेल एक्टिव हुआ वो अपने आप को स्पेशलाइज सेल में कन्वर्ट कर लेता है सर। अब स्पेशलाइज सेल में कन्वर्ट होने के बाद में उसका भी यही तरीका सर, एक से मल्टीपल होता जाएगा, और जब जब भी आप ये डोज लेंगे तब तक जो है कि नए सेल पैदा होना शुरू हो जाएंगे सर। तो नए सेल पैदा होते तो वो भी मर सकते हैं सर। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसके साथ 15 इंग्रेडिएंट है सर। देखिए सेल की खुराक 3 है,
एक नया सेल बनता है, उसकी तीन, उसको मिनरल चाहिए जो ऑलरेडी 75% हमारी बॉडी में है, उसको ऑक्सीजन चाहिए, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की सप्लाई देता है सर जी, उसको न्यूट्रिएंट चाहिए, तो उसके न्यूट्रिशंस के लिए यहाँ पर जो है कि बाकी के 15 इंग्रेडिएंट उसको न्यूट्रिशंस देने के लिए, उसको जो है कि प्रोटेक्ट करने के लिए ऑलरेडी दिए गए। अगर कोई बंदा कुछ नहीं भी खा रहा है सर, फिर भी ये जो है कि लाइव रहेंगे और ये प्रोटेक्ट होंगे और ये जो है कि काम करना शुरू करेंगे। अब लोगों का सवाल ये आता है कि इसका डोज कितना होगा सर। तो डोज में ऐसा है मेरे भाई कि सबसे पहले तो उसको देखना पड़ेगा कि जेते डिजीज, मान लीजिए किसी को डायबिटीज है, तो उसको कितने समय से डायबिटीज है और उनकी उम्र क्या है, और उसके साथ उसको दूसरी और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये देखना पड़ता है सर। अगर एक किडनी फेलियर है तो क्या, तो यहां पर डोज में देखिए हम रोज के 2 भी दे सकते हैं, रोज के 4 भी दिए जा सकते हैं, और कुछ केसेस में हम लोग रोज के 6 भी देते हैं सर। क्योंकि जैसे कैंसर का पेशेंट है सर, तो कैंसर एक इतना घातक रोग है सर कि कैंसर को कहा जाता है कैंसल, यानी जिसको कैंसर हो गया कैंसल ही मान लिया जाता है सर, है कि नहीं। तो ऐसा कोई पेशेंट अगर है तो सबसे पहले कैंसर दूसरी किसी भी बीमारी से यानी कि 20% ज्यादा फास्टली ग्रोथ करता है सर। तो उसको मिटाना बाद की बात होती है, उसको आगे बढ़ने से रोकना फर्स्ट प्रायोरिटी होती है सर, और उसके लिए लोडिंग जो है कि डोज देना जरूरी है सर। तो उसको रोज के 6 सैचेट देना जरूरी होता है। किसी को गैंग्रीन हो गया है सर, अब उसको डॉक्टर ने बोल दिया 15 दिन में तेरा पैर काटना पड़ेगा, इस सिचुएशंस में उसको भी लोडिंग डोज देना पड़ेगा। किसी को 4 डायलिसिस है सर, तो उसको भी, यानी वीकली हो रहा है, उसको ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया गया, तो उसको 2 से काम नहीं चलेगा, उसको भी 6 देने पड़ेंगे सर। कब तक देने पड़ेंगे, देखिए नॉर्मली 3 महीने तक, क्योंकि हमारी एक सेल की साइकिल को पूरा होने में 90 डेज का वक्त लगता है सर। तो फर्स्ट 3 मंथ तो जो है कि लोडिंग डोज देना पड़ेगा। बाकी सारे केसेस में जो है कि कम उम्र का बच्चा है या थोड़ा है तो 2 से भी काम चलता है सर। तो ये डोज सेट करने के लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो है कि आपके सीनियर्स होंगे बहुत सारे, जैसे कि रेनू मैडम है, प्रणव सर है, मैं भी हूँ, डॉक्टर हार्दिक सर है, देवेंद्र सर है, फिर हमारे कोलकाता से जो है कि देवाशीष सर है, पायल मैडम है, बहुत सारे लोग हैं। इनको आप खाली रिपोर्ट भिजवा दीजिए तो आपको ये बता देंगे कि भाई आपका डोज क्या होगा। कुछ लोगों का ये भी होता है सर कि इसमें कोई ओवर डोज जैसा तो नहीं होगा ना। तो याद रखिएगा दोस्त, ये टेस्ट में भी इतना अच्छा है कि किसी को लगता ही नहीं कि वो कोई दवा खा रहा है। ये पैकेट अगर आपके बच्चे के हाथ में आ गया तो वो एक ही बार में खा जाएगा सर। तो सर उस बच्चे को कोई दिक्कत आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी सर, उसकी कोई दिक्कत नहीं आएगी सर। आप जो है कि ओवरडोज होगा तो कहां होगा, उसकी इफेक्ट आएगी आपकी जेब के ऊपर, बाकी कहीं आने वाली नहीं है सर जी। तो जो है कि इसका कोई, मैंने कहा ना सर कि ये कोई ड्रग ही नहीं है, और जब ड्रग ही नहीं है तो ओवरडोज होने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता सर। आगे एक और सवाल है सर जो मैं ही ले लेता हूं फटाफट से, कि भाई इसको किसे नहीं देना है। मैंने कहा ना सर, किसे नहीं देना है या किस किस को दिया जा सकता है, या फिर ये किसी पेशेंट को ही दिया है या कोई स्वस्थ व्यक्ति भी ले सकता है। तो माय डियर फ्रेंड, मैं आपको ये बता रहा हूं, ये जरूरी नहीं है कि आप किसी पेशेंट को ही दे। सबसे पहले तो यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, अपने आप से पूछिएगा कि क्या वो अपने आप को 100% हेल्थी मानते हैं। और अगर मानते हैं तो आपकी गलत फहमी है मेरे भाई। एक बार अपनी बॉडी का जो है कि चेकअप करवा लीजिए, कुछ प्रॉब्लम तो आपके अंदर होगी और होगी ही, क्योंकि ये भी तो एक मशीनरी है सर। इतने सालों से आप अगर उसका केयर भी कर रहे हो, ध्यान रख रहे हो, बावजूद इसमें भी तो प्रॉब्लम आती ही है ना। तो कहीं ना कहीं तो यानी 100% हेल्थी हम कोई नहीं है। इसलिए मैं तो बोलता हूँ कि अगर साल में 3 महीने एक सुबह एक शाम अगर इस तरीके से कोई हेल्थी व्यक्ति भी ले, तो सर कहता नहीं प्रिवेंशन के ले तो उसको कभी भी अनक्योरेबल डिजीज नहीं आएगा। दूसरी बात यह है सर कि आप अपने आप को जो है कि जवान रखने के लिए भी इसको, क्योंकि ये एंटी एजिंग भी है सर, आपकी बायोलॉजिकल एज को घटा देता है। बायोलॉजिकल एज क्या होती है, आजकल बहुत सारे टेस्ट आते हैं सर बायोलॉजिकल एज को दिखाने के लिए। मान लीजिए कि आप 30 साल के हैं, आप कभी बायोलॉजिकल टेस्ट करवा के देखना, तो बायोलॉजिकल बोलेगा सर कि आपकी उम्र तो 30 है लेकिन आपकी बॉडी 60 साल की है जी। यानी कि 60 साल की उम्र की। आवाज नहीं आ रही मैम। सर का शायद नेटवर्क इशू है, 1 मिनट में देख लेती हूँ।
सर का नेटवर्क इश्यू है। आ जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो जो चीजें रह गई हैं वो मैं क्लियर कर देती हूँ। 2 मिनट खाली। मैडम ये रिपीट करो कि किसे नहीं लेना चाहिए, ये बराबर नहीं समझ में आया। हाँ? देखो, किसे नहीं लेना है, सबसे पहली चीज जिसका इमीडिएट ऑपरेशन हुआ है, जैसे कि हार्ट का सर्जरी हुआ है, या किसी का, एक सेकेंड, तो जिसका ऑपरेशन हुआ है उसको आपको नहीं देना है, या फिर किसी का किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ है, कोई भी ट्रांसप्लांट हुआ है, उसमें क्या होता है, आपको इम्यून थेरेपी देकर आपके इम्यून सिस्टम को लो किया जाता है, ताकि जो ऑर्गन बाहर से डाला गया है उसको बैलेंस किया जाए। नॉर्मल लैंग्वेज में बात कर रही हूँ, तो उसमें क्या होगा, अगर आपने हमारा स्टेम सेल दे दिया तो ये क्या करेगा, ये इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर जाएगा। तो वहां पर एक रिजेक्शन आ जाएगा। सर आ गए हैं शायद, समझ में आया? तो उन लोगों को हमको ये नहीं देना है। हाँ सर। हाँ, यस मैम। हाँ हाँ। अरे सॉरी, वो क्या है कि वहां से डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ तो नो आपका प्रॉब्लम, अभी अपना थोड़ा ही बाकी रहा। आपने बता दिया, मैंने सुन लिया भाई किसको नहीं देना, ये बहुत अच्छा बताया आपने, है ना। बस तो यही जो है कि यहाँ पर कोई ओवर डोज वाली बात है नहीं। और इस तरीके से जो है कि आप किसी को भी दे दीजिएगा। और किसी का कोई सवाल है तो बता सकता है। टाइम तो हमारा होने आ गया है। लमसम हमारे पास जो है कि वैसे तो हो ही गया है टाइम, लेकिन अगर किसी के एक दो सर सवाल है तो ले सकते क्वेश्चन ले सकते हैं। मेरा मेरा क्वेश्शन था कि मैम ने बोला कि जो इमीडिएट ऑपरेशन है वो नहीं ले सकते। इमीडिएट मीट कौन सा, कुछ टाइम पीरियड बता सकते हो? हैं। हाँ, 3 to 6 months। हाँ। हाँ सर, आप यस बोलिए। मैम। मैडम ने ये बताया था कि देखिए, एक्चुअली क्या होता है कि जब किसी की बॉडी में कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, तो जैसे किसी का लीवर हो, किसी का हार्ट भी हो सकता है, किसी का किडनी भी हो सकता है। तो एक्स वाई जेड अगर कोई दूसरे में से ऑर्गन लेके अपनी बॉडी में ट्रांसप्लांट करवाते हैं, तो इसमें खास बात ये होती है कि जो डॉक्टर्स होते हैं, जो सर्जन होगा, वो क्या करेगा कि बाहर से, यानी फॉरेन बॉडी पार्ट, मैंने जैसा बोला ना कि जल्दी से हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती। नहीं तो करती, इसके सही लिए बात। हमारी जो इम्यून सिस्टम है उसको डाउन करने की थेरापी जो है कि डॉक्टर्स ने दी हुई होती है। और इसलिए जो है कि डॉक्टर्स ने दी हुई होती है। तो डाउन की हुई थेरापी में वो जब इम्प्लांट करता है किसी ऑर्गन को, तो वो धीरे धीरे एडजस्ट हो जाता है। और उसके बाद जो है कि उसकी थेरापी यानी कि उसकी इम्यून सिस्टम को उठाने वाली थेरापी दी जाती है। इन बिटवीन डॉक्टर ने अपनी इम्यून सिस्टम डाउन करने की थेरापी देके रखी है। और अगर हम उस व्यक्ति को ये स्टेम सेल देंगे, तो इसका तो काम है कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा ये। और ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, तो आप मान के चलिए कि उसने जो बॉडी में जो पार्ट लगाया वो थ्रू आउट हो सकता है। इसलिए ऐसे किसी भी पेशेंट को जो जिसने फॉरेन बॉडी पार्ट इम्प्लांट करवाया, उसको 6 महीने मत दीजिएगा। और 6 महीने के बाद उसको जरूर देना है, जरूर देना है। और वो क्यों देना है? क्योंकि उसने जो ट्रांसप्लांट करवाया वो भी परमानेंट नहीं है। इसलिए अगर वो जो हाँ है कि ट्रांसप्लांट करवा दिया आफ्टर 6 मंथ, अगर साल में 3 महीने ले लेता है मेरे भाई, तो जो है कि उसको दोबारा से कभी ट्रांसप्लांट करवाने का जो है कि चांस नहीं आएगा या नंबर नहीं आएगा। यस। और कोई? सर, अभी इसका कुछ एक्सपेंस बता सकते हो? रफली रफली खर्चा कितना होता है? ये आपको जिसने ये लिंक भिजवाई है वो आपको आइडियली सारी चीजें बता देगा मैम, कि ये कितने अच्छा। में मिलेगा, कहाँ मिलेगा, और कितना आपको लेना पड़ेगा। डोज के अनुसार एक आपको बता एक देंगे। एक तो एक जिसने भी आपको कॉमन लिंक भिजवाई है पर्सन वो अफोर्ड आपको कर बता सकते हैं ना? जी, हंड्रेड अफोर्डेबल परसेंट प्राइस होगी? 100%। ओके, फाइन। और किसी का कोई क्वेश्चन? रजनी जी का कुछ क्वेश्चन है। मैम बोलिए बोलिए। हाँ रजनी जी बोलिए। सॉरी, आपका म्यूट हो गया है। मैम इज इट क्लियर नो? यस यस। मैम मेरे हस्बैंड ही इज ए न्यूरो पेशेंट एट प्रेजेंट फॉर द पास्ट 4 years। राइट। उनका भी रिसेंटली उनका ब्रेन का फ्रंटल और पैराइटल हाँ जी। लोब, अभी रिसेंटली उनको फ्रैक्चर हुआ था, तो उसके लिए सर्जरी करी है। तो आफ्टर 6 months ऑफ सर्जरी कैन वी गिव इट टू हिम? हाँ 100%। सर, उन्होंने कहा कि उनके हस्बैंड का न्यूरो का कुछ ये ऑपरेशन ऑलरेडी हो गया है, रिसेंट ही न्यूरो हुआ का है, मैम, तो मैम न्यूरो उनको का हम नहीं ये दे मैम। सकते हैं। मैम नहीं, वो न्यूरो का ऑपरेशन में नहीं। क्या उन्होंने कुछ ट्रांसप्लांट किया है क्या, या नहीं सर्जरी नो खाली? सर, नहीं सर, उन्होंने टाइटेनियम का रॉड डाला है, फ्रैक्चर था।
हाँ तो टाइटेनियम हाँ, तो रोड उसको है। उस केसेज वो में अभी दीजिए दे मैम, सकते हैं, उस केसेज में उनको अभी से शुरू करवाइए मैम, अभी दे सकते हैं। क्योंकि ओके। वो फॉरेन बॉडी पार्ट नहीं कहा जा सकता। हेलो जी, जी उन्होंने जी रॉड डलवाई है, ऑफकोर्स ये डाली, उनको दीजिए तो उनका रिकवरी और फास्ट आएगा एकदम से। जी। एंड सर उनका फ्रंटल और पैराइटल लोब ब्रेन का अफेक्टेड है, फ्रंटल नो एंड प्रॉब्लम पैराइटल मैम। लोब। हाँ, तो ब्रेन ब्रेन में न्यूरॉन कुछ डैमेज हुए तो वो भी रिकवर होंगे, और जो उन्होंने अभी सर्जरी किया है तो वो भी जी। जो है कि उनको फिट फॉर करने के लिए ये जो कि फास्टली रिकवरी देगा, उसमें कोई सवाल नहीं। ओके ओके सर। जी, सर रॉड का स्क्रूज का कोई साइड इफेक्ट नहीं तो नहीं 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 नहीं, आएगा? उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रॉड तो एक आर्टिफिशियल चीज है ना मैम, जी वो जी। कोई फॉरेन बॉडी पार्ट नहीं है जी। और कुछ? ठीक है सर। सर इज इट अवेलेबल एट अहमदाबाद? हाँ, जिसने यस भी मैम। आप, हाँ जिसने भी आपको बुलाया है उनसे आप संपर्क करिए, फिर आपको मिल जाएगा ये चीजें। थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट। तो मैंने यही बताया था कि एंटी एजिंग प्रोसेस के लिए भी जो है कि इसको लिया जा सकता है, आपकी बायोलॉजिकल एज को भी ये बहुत कम करेगा। इसलिए मैं तो ये बोलता हूं कि अगर आप हेल्दी है तो आपको 3 महीने खाना चाहिए, हमेशा जवान रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, आप सर सभी लोगों से बात करके और बीच में 2 मिनट के लिए डिस्टर्ब हुए, इसके लिए आई एम सॉरी। थैंक यू सर वेरी मेरा मच। एक आंसर दे दीजिए सर प्लीज। बोलूं, एक क्वेश्चन है बोलिए, मेरा। बोलिए। हेलो। हाँ, बोलिए हाँ, बोलिए बोलिए। बोलिए बोलिए। हाँ, सर ऐसा है कि मेरे हस्बैंड को लास्ट ईयर इसोफेगस का कैंसर हुआ था, और उनका हाँ। इसोफेगस का ऑपरेशन करके वो पूरा रिमूव कर दिया है। स्टमक को हम्म। ऊपर खींचा था। वो हम्म। अच्छा चल रहा था, लेकिन आफ्टर विद इन 6 मंथ उनको रीअकरेंस हुआ और कैंसर का, हम्म। और ब्रेन में एक ट्यूमर आई। उसका तो अभी हम्म। रेडियो सर्जरी किया, तो अभी वो थोड़ा है, बाकी काफी चला गया है। और एक हम्म। पेट में थोड़ा एक लिम्फ नोड में आया है कैंसर। अच्छा। अच्छा, तो उम्र क्या उसके है लिए मतलब एक उनकी? कैंसर, उनकी उम्र 58। एज के? अच्छा, 58 58, 58। ओके। 58, और ये रिकरेंट 6 महीने में ही हो गया? यस। ओके। तो मैम इसमें ऐसा है कि जैसा कि मैंने बोला था कि कैंसर किसी भी प्रकार का हो, XYZ में जितने ही प्रकार के, बहुत सारे प्रकार के कैंसर हैं, तो कितने भी प्रकार का कैंसर हो, अगर किसी को, मैं ये कह रहा हूं कि 4th स्टेज में भी आया हुआ बंदा है ना, तो उसको भी रिकवरी करने की ताकत, यानी कि जड़ मूल से मिटा लेने की ताकत ये स्टेम सेल में है, और बहुत सारे लोगों के मिट गए। कई लोगों को क्या होता है, देखिए देखिए, जब कैंसर होता है तो जितनी भी यहाँ पर बाजार में जो है कि जितनी भी थेरापीज मौजूद है, तो वो क्या करेंगे, उनके पास ये है कि अगर वो रिमूवेबल पार्ट होगा तो वो सर्जरी करके रिमूव कर देंगे, क्योंकि उनको पता है कि जो मेलिग्नेंट सेल है उसका खात्मा नहीं बुलाया जा सकता, तो उसको आगे नहीं बढ़ने के लिए, रोकने के लिए वो उसको निकाल लेंगे। दूसरा, उनके पास या तो कीमोथेरापी या फिर आप जो बोल रहे हैं रेडिएशन, और ये कीमो और रेडिएशन की वजह से एक बार आपकी रिपोर्ट नील आ सकती है। हो सकता है कि आपको ये दिखे कि भाई ये नील हो गया है, लेकिन ये पक्का होता है कि कैंसर के केसेस में जो है कि 6 महीना, 12 महीना या 1.5 साल रिकरेंट होता है, होता है, होता है और होता है, जैसे कि आपके हस्बैंड के केस में हुआ है। तो नो प्रॉब्लम मैम, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। आपको जिसने भी यहाँ पर जो है कि इनवाइट किया, उनसे मिलके जितना जल्दी हो सके, आपको मैं कह रहा हूँ कि नेक्स्ट आपको रेडिएशन या कीमो लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना मैं कह सकता हूँ। अभी सर, वो अभी जितना इनका रेडिएशन चल रहा है, अभी इनको रेडिएशन दे रहे हैं। हाँ अभी जी, हाँ जी, हाँ जी, उनका हाँ, तो कोई रेडिएशन बात, चल रहा है। तो उसके साथ में लीजिए, नो प्रॉब्लम, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, यहाँ पर एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ सभी जितने भी पेशेंट्स बैठे हैं, तो इसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि आप जो पहले जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसको तुरंत बंद कर लें, उसको तुरंत बंद ना करें। आपको जो दवाइयां दी गई है उसको लेने चालू रखना है, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला ना कि एक सेल को नया पैदा होके, एडल्ट होके वर्कआउट करने में टाइम लगता है। तो आप जो है कि जो भी दवा आपको जिस भी डिजीज में आपके डॉक्टर्स ने सजेस्ट की उसको चालू रखिए, कुछ दिन बाद वो डॉक्टर खुद ही बंद कर लेगा। अगर किसी को कीमो के लिए सजेस्ट किया है तो आप करवा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आफ्टर सम टाइम, ये लेने के कुछ समय के बाद में आपको कीमो की जरूरत नहीं पड़ेगी जी, यस, थैंक या फिर रेडिएशन थैंक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच सर। ओके मैम, थैंक यू। मेरे ख्याल से सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं, फिर भी आपके किसी के भी कुछ डाउट होंगे तो जिन्होंने आपको इनवाइट किया रहेगा उनसे आप पूछ सकते हैं, और फिर बाद में आप हमसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए सर, थैंक यू, एंड थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट। थैंक यू सर, एंड थैंक यू, गुड थैंक यू, नाइट। थैंक यू, बाय थैंक यू बाय। मैम। बाय सर।